आपको पता होगा कि अशोक का अंत हो चुका है, अशोक अब नहीं रहे। तो उसके बाद मौर्य काल जो धीरे धीरे करके पतन की ओर चले जाता है। अब पतन ऐसा होता है कि उसके बाद खत्म हो जाता है। तो भारत में मौर्य काल जो हम आपको पहले ही बताया बहुत ताकतवर एक शक्ति था। मौर्य काल मौर्य मतलब ताकतवर शक्ति था उस समय में, ठीक है ना। तो जो भी आएगा सब इधर से आएगा। तो इसीलिए ये सबसे मतलब कि हिट पॉइंट रहता है। सभी जितना तरह का आक्रमण होता है यहाँ हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। तो यहीं पे सब कुछ होते रहेगा, ठीक है। तो हिंद यूनानी लोग जो थे, हिंद यूनानी लोग आक्रमण कर रहे थे, वो भारत तक की पहुंच में हो गया आपका ग्रुप। पांचों शक ही है, पांचों शक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब जो कि तक्षशिला उसकी राजधानी थी। इसका पहला छत्र था भौय था पहला छत्र, ठीक है। तीसरा है मथुरा, इसका चौथा पश्चिमी भारत सौराष्ट्र, अब पांचवा महाराष्ट्र के साथ। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हम जैसा कि बता रहे हैं कि इतना सम्मिश्रण में ये दोनों इतना साथ साथ चला है कि दोनों के तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट सब है वही सब हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो प्रथम शासन हो गया माउस या मोई, और वास्तविक शासन हो गया मिथ्रेट्स, ठीक है ना। इसका सबसे प्रतापी और सबसे फेमस तो खैर खाते आया हुआ है, लेकिन गांगो फर्नेस सबसे प्रतापी गांगो फर्नेस को मालूम है। गांगो फर्नेस भी एक रूलर है, पल्लव के रूलर है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बाद जो है कितना तरह का आक्रमण हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम पहले वीडियो में मतलब कि पहले क्लास में हम लोग करते आए हैं कि मौर्य का पतन हो चुका है, मौर्य अब खत्म, और आपसे नया वंश, नया राजवंश, कभी छीट-फूट यहाँ वहाँ सब कैसे उदय हो रहा है वो सब हम लोग आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में आज को रहने वाला है मौर्योत्तर काल का विदेशी आक्रमण कैसे हुआ, वो लोग क्यों कर रहे थे आक्रमण, ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें चार हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई स्टूडेंट है जो कि टेलीग्राम में नहीं जुड़ पा रहे, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब जो टेलीग्राम में रेगुलर अपडेट आते रहेगा, रेगुलर क्वेश्चन आते रहेगा, और टेलीग्राम में जुड़ना आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को क्लिक कीजिएगा, और पहले से टेलीग्राम आप अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, तब ये हो पाएगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोल रहे कि नहीं हो पा रहा है, तो पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपना रजिस्टर कर लीजिए मोबाइल नंबर डाल के, ये वो जो तरह का वो सब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम में जुड़ना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अब से टेलीग्राम में डिलीवर करेंगे, बहुत कुछ हम डिलीवर करने वाला है, और आप लोग थोड़ा सा अब मतलब कि इन्वॉल्व हो जाइए, इस चैनल से इन्वॉल्व हो जाइए, वीडियो में भी टेलीग्राम में भी, तब थोड़ा सा मजा आएगा। आप क्वेश्चन पूछिएगा, हम कुछ बताएंगे, हम कुछ पूछेंगे, आप बताइएगा, तो उस तरह से मजा आएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में जुड़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात तो ही। और दूसरा बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। बहुत को पता ही नहीं चलता है कि वीडियो आ गया, वीडियो बन गया, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा। ये देखिए, ये वाला क्लास आज को शायद 16वां क्लास आज को है, ठीक है। ये वाला आपको पता होगा कि टारगेट बीपीएससी चल रहा, टारगेट बीपीएससी चल रहा है। 2024 को हम लोग फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है। ये बीए पार्ट 3 का एक अलग बैच चल रहा है, जो कि हम लोग का बीए पार्ट 3 का कल वीडियो आएगा, ठीक है। 2 दिन करेंगे हम लोग बीपीएससी का वीडियो, और 2 दिन करेंगे पार्ट 3 का वीडियो मॉडर्न, ठीक है। ये वाला जो कवर होता है, ये वाला कवर होगा आपका जाके बीए पार्ट 1 कब में कवर होगा, बीए पार्ट 1 कहाँ से। ये जरूरी नहीं है कि सारा स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट पार्ट 1 का तैयारी कर रहे हैं, तो पार्ट 1 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1। और बीपीएससी का सिलेबस में भी यही सब कुछ है, ये हम हर वीडियो में बताते ही हैं। जो भी नए इस बार चैनल में नए हैं, वीडियो में नए हैं, सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सब के लिए ये सब बात हम डेली बताते हैं, 2 मिनट बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पार्ट 1 और पार्ट 3 और बीपीएससी सबका चल रहा है, साथ में कॉम्बाइन क्लास चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। आप बस बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। सब कोई टेलीग्राम में जुड़ने से आप ही को फायदा होगा, ठीक है। तरह तरह का नोट्स वोट्स, कोई बोल रहे कि सर नोट्स बनाने में दिक्कत आ रहा, कि पीडीएफ दे दीजिए ये वो। तो देखिए, नोट्स हम दे तो सकते हैं, पीडीएफ हम दे सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि वो फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी को पढ़ना हो, सक पढ़ना हो, तो हम नोट्स दे देंगे, सिर्फ लेक्चर हम डिलीवर कर देंगे, तो वो फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि कुछ बोले ही नहीं, कुछ मतलब लिखा ही नहीं, सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं क्या कि कुछ लिख दें यहाँ पर, उसके बाद हम लेक्चर दें। ये वाला सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट सब लिखा हुआ है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा इसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि बस इतना ही जो लिख दिया वही हो गया, नहीं, जो अलग से भी हम बहुत कुछ बोलते हैं वो सब भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लेक्चर को सुनते रहिएगा और अपने से नोट्स रेडी कीजिए, ठीक है। एक व्हाइट
पेज होना चाहिए, मतलब कि व्हाइट कॉपी आप लोग के पास होना चाहिए। ये सब हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। व्हाइट कॉपी होना चाहिए, व्हाइट कॉपी में आप लिखिए, तब थोड़ा मोड़ा स्किल डेवलप होगा व्हाइट पेज में लिखने का। ठीक है, मेंस में सब में व्हाइट पेज दिया जाता है, लाइनिंग वाला पेज नहीं दिया जाता। तो इसीलिए आप लोग पेज को लीजिए, व्हाइट पेज को लीजिए, व्हाइट पेज में लिखने का ट्राई कीजिए। कोई भी नोट्स लिख रहे हैं, कोई मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, व्हाइट पेज, अब से लाइनिंग वाला पेज को छोड़ दीजिए, अब से सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब बात हो गया। टेलीग्राम में जुड़ जाना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, किसी में पैसा वैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पे जुड़िए। जितना तरह का क्वेश्चन आप लोग कमेंट में, बहुत तरह का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में वो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में हो सकता है क्या कि कोई अदर कोई पर्सन जवाब दे दे आपको, या हम जवाब दे दे आपको। कमेंट में जवाब देना मुश्किल होता है अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो, ठीक है। इसीलिए टेलीग्राम में जुड़ के वहां आप फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, और कौन क्वेश्चन आपको चाहिए, और वही वाला चीज टेलीग्राम में आप बताइए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में पल्ले पड़ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब आते हैं बैक टू द टॉपिक पे, हम लोग आते हैं। तो टॉपिक है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। जैसा कि आपको पता होगा कि अशोक का अंत हो चुका है, अशोक अब नहीं रहे। तो उसके बाद मौर्य मौर्य काल जो है धीरे 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 करके पतन की ओर चले जाता है। अब पतन ऐसा होता है कि उसके बाद खत्म हो जाता है। तो भारत में मौर्य काल, जो हम आपको पहले ही बताएं, बहुत ताकतवर एक शक्ति था। मौर्य काल, मौर्य मतलब ताकतवर शक्ति था। उस समय पे कोई भी विदेशी आक्रमण हो गया या इधर उधर का छीटपुट हो हल्ला नहीं कर सकता था। हो हल्ला करता था तो अशोक बोलता था तुम चुप रहो, ए तुम चुप रहो, मतलब कि इतना ताकतवर मौर्य काल में था कि किसी को मौका ही नहीं मिला कि भारत पर आक्रमण कर सके। समझ रहे ना, किसी को मौका ही नहीं मिला आक्रमण कर सके। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक बहुत तगड़ा आदमी है, ठीक है, तो दूसरा को उससे बोलने से पहले 2 बार सोचेगा, अरे बोले कि नहीं बोले, क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, कुछ बोल देंगे, डांट देंगे। समझ रहे ना। तो उस टाइप का मौर्य काल था। तो उस समय पे कुछ ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं हुआ। जो भारत में था बस भारत में ही था, जो विदेशी था वो विदेश में अपना मजा मार रहा था। लेकिन जब मौर्य काल का अंत हो जाता है, तो विदेशी लोग देखता है कि अच्छा, भारत में जो है अब मौर्य काल खत्म हो चुका है, वहां ताकतवर रूलर नहीं रहा, अब जो है हम आक्रमण करते हैं। जैसे कि आप लोग बाबर के टाइम में भी देखिएगा कि बाबर यहाँ पे आना, बाबर यहाँ सफल इसीलिए रह जाता है क्योंकि यहाँ पे आपसी मतभेद चल रहा होता है, ठीक है, आपसी रंजिश चल रहा होता है। तो इसका फायदा उठा लिया मुगलों ने। यही चीज आप अंग्रेज के साथ देख लीजिए, अंग्रेजों ने भी यही किया कि जब भारत का कंडीशन ठीक नहीं रहा, भारत एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ के प्रांतीय राज्य जो है गवर्नर वर्नर सब, मतलब आपसी टकराव होने लगा, तो उसमें क्या किया कि कोई तीसरा बंदा फायदा उठा लेता है। तो यही चीज यहाँ पे भी यही चीज हुआ, सेम चीज। मौर्य काल खत्म हो गया, छोटा छोटा राजवंश आ गया। तो उस समय विदेशी आक्रमण, लोग सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं भारत में शासन करके, भारत में आक्रमण करके कि कैसा रहता है नहीं रहता। तो इस क्रम में सबसे पहला हिंद यूनानी लोग आक्रमण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंद यूनानी इंडो ग्रीक सबसे पहले आक्रमण करते हैं। उसके बाद शक आक्रमण करते हैं, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण, ठीक है, पल्लव या पार्थियन, ठीक है। तो शक, पल्लव, पार्थियन, ये 4 विदेशी आक्रमण मौर्य काल के जस्ट बाद होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के इतिहास को बदलने में, भारत का समाज को बदलने में, ठीक है। समाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मान लीजिए क्या कि आप आप कहीं से बिलोंग करते हैं, दूसरा कोई पर्सन है, मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि झारखंड, दिल्ली से कोई बंदा आया आपके साथ रहने लगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसका, दिल्ली वाला का जो लड़का है, कुछ ना कुछ गुण आपके पास आ जाएगा। तो समाज इस तरह थोड़ा बड़ा बदल जाता है। तो समाज का बदलना, कैसे कैसे समाज बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लिखने के लिए। मेंस के टर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि समाज का रूपांतरण कैसे हुआ, समाज कैसे बदला, समाज का प्रभाव में क्या पड़ा, मतलब कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ये लोग जब आ गया तो खैर वो सब तो हम लोग जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब चारों टॉपिक खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे कैसा उसके बाद रहन सहन हुआ, कैसा भारतीय लोग रहने लगे, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो इंपॉर्टेंट हिस्सा एक रहता है हमेशा से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो शक और कुषाण ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक और कुषाण, जितना भी क्वेश्चन बनता है यही दोनों से अधिकतर क्वेश्चन बनता है, बाकी ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता। इसलिए हिंद यूनानी को तो पूरा ही हम स्किप कर देते हैं। हिंद यूनानी में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हिंद यूनानी में बहुत सारा डेमेट्रियस, एंटीओकस, तो मिलांडर, मिलिंद, बहुत सारा तरह तरह के रूलर आते हैं फिर वार करते हैं। अधिकतर वार आप लोग देखिएगा पंजाब के साइड में, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा इंडिया है, ये मान लीजिए हम लोग का इंडिया है। तो अधिकतर जितना भी तरह का आक्रमण हुआ हम पहले भी बताए हुए थे आपको,
जितना तरह का आक्रमण होगा यहाँ पर से होते हुए नजर आएगा आपको। यहाँ पे ये बहुत एकदम की पॉइंट है। क्यों पॉइंट है कि एक बार मतलब कि आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि इधर देखिए, इधर तो समुद्र वाला एरिया पूरा हो गया, इधर पूरा हिमालय वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। तो जो भी आएगा सब इधर से आएगा। तो इसीलिए ये सबसे मतलब कि हिट पॉइंट रहता है। सभी जितना तरह का आक्रमण होता है यहाँ हो रहा है, आगे भी होते रहेगा, तो यहीं पे सब कुछ होते रहेगा। ठीक है, तो हिंद यूनानी लोग जो थे, हिंद यूनानी लोग आक्रमण कर रहे थे, वो भारत तक भी पहुंच चुके थे, अंदर अंदर आए हुए थे। आपको पता होगा अशोक के टाइम पीरियड में हम बताए थे कि भारत बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, भारत बहुत बड़ा एरिया था, भारत को छोटा मोटा एरिया नहीं था। अशोक के टाइम में, अशोक के टाइम में बहुत बड़ा भारत था। तो इसका मतलब जब ये लोग आए हिंदू यूनानी, जैसे कि डेमेट्रियस, एंटीओकस, बहुत तरह तरह का, जितना तरह का है, मिलिंद, मिलांडर, तो वो लोग भारत में प्रवेश करते रहे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि इंडो ग्रीक का टाइम पीरियड हो जाता है खत्म। अब कितना दिन तक वो भी आक्रमण करते रहेगा। ठीक है, इसलिए हिंद यूनानी के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं डिस्कस करना। वो लोग सिक्का चलाया, वो लोग तरह तरह का सुधार किया। तो हिंद यूनानी का हम लोग तब फोकस कर लेंगे जब ये चारों टॉपिक खत्म कर लेंगे, और फिर देखेंगे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, वही क्रम में हम लोग हिंद यूनानी पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब शॉर्टकट तरीका बता रहे, थोड़ा मोड़ा एक गली कुच्चा से जाने का रास्ता बता रहे हैं। हिंद यूनानी उतना फोकस करने का नहीं है, क्योंकि उतना क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं शक के ऊपर। हिंद यूनानी समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं शक के ऊपर। शक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पहलू है इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में। शक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पहलू है। ये एक ऐसा विदेशी, मतलब कि विदेशी ताकतवर बन के उभरा भारत में। पहले तो ये विदेशी ताकत था विदेशों में, लेकिन वो धीरे धीरे करके विदेश से इंडिया आना वो लोग स्टार्ट कर दिए। क्यों इंडिया आना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि वहां का जो कंडीशन था, मतलब ईरान, यूनान, ये सब जगह का जो कंडीशन था, वहां पे वैसा स्थिति नहीं था कि सबको खिला सके, उपजाऊ जमीन। तो बहुत तरह का दिक्कत उन लोग को देखना पड़ रहा था वहां पे। तो उन लोग सोचे, जब जब जीने और मरने की बात आती है, तो उस सिचुएशन में कुछ भी कर देने का कम है, मतलब कि कुछ भी कर देना कम है अगर बात जीना और मरना का है। तो उन लोग के लिए, शकों के लिए यही सिचुएशन था कि यदि वो लोग आक्रमण नहीं करेंगे तो उन लोग को मरना पड़ जाएगा। तो क्यों ना उन लोग सोचे कि क्यों ना चलो एक बार आक्रमण करके ही देख लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग एक बार आक्रमण ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग मेन फेज यहाँ पे चलते हैं। ये हो गया पहले का बैकग्राउंड, सब हो गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब देखिए शक। तो सबसे पहले देखिए, हिंद यवन के बाद शक आ गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, हिंद यवन के बाद कौन आ गया? हिंद यवन के बाद शक आ गया। ये लोग ईरान से बिलोंग करते थे। ईरान मतलब मध्य एशिया वाला भाग जो भी है, मध्य एशिया वाला भाग, ये भारत है। तो ये वाला इधर वाला एरिया, यहाँ पे लगभग लगभग ईरान आ जाएगा। इसको बोलता है मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया। चलिए, आपका एगो क्वेश्चन रहा, होमवर्क रहा, कि मध्य एशिया के देश मैप पे खोजना है आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा कि मध्य एशिया के देश जो है आपको मैप पे खोजना है। जितना तरह का हम जो देते हैं आपको होमवर्क देते हैं, स्टार्टिंग से देते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मेरा होमवर्क रहता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि करने का। इससे क्या होगा कि आपको आगे चल के थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अगर मध्य एशिया का सभी देश आपको पता है कि कौन भी देश कहाँ है, नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा इजी रहेगा। गल्फ कंट्री, और वो ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं रहे, तो आपको इकोनॉमिक्स के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। आपको जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि चलो भैया मैप थोड़ा मोड़ा हमको पता है। हम हमेशा जोर देते हैं क्या, कि मैप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कि मैप को अच्छा से याद होना चाहिए। हिस्ट्री मतलब कि चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, और चाहे बिहार का मैप हो, आप जिसका तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट का। ठीक है, वैसे हमको भी नहीं याद है, अच्छा से याद नहीं है वर्ल्ड का, फिर इंडिया का थोड़ा मोड़ा नहीं याद है। थोड़ा मोड़ा क्या, बहुत कुछ नहीं याद है। तो धीरे 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 करके सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हम जैसा जैसा आपको बताते हैं, ये वाला जैसे कि अभी मेरा अचानक ये दिमाग में आ गया कि इसमें कौन कौन देश है बताइए। तो ये वाला क्या होगा, वीडियो खत्म होगा तो हम भी ये चीज देखेंगे कि मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आता है, वो देश कहाँ कहाँ लोकेट करता है, वो देश से क्या उत्पादन होता है, भारत क्या लेता है। ठीक है, ऐसा टॉपिक को पढ़ना है कि मतलब हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाए, ज्योग्राफी भी कवर हो जाए, सब कुछ, क्योंकि मिला हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो मध्य एशिया के बारे में आप लोग को थोड़ा मोड़ा जानना है। ठीक है, चलिए इधर आइए। तो ये चारागाह के खोज में, जैसा कि हम बताए कि उन लोग के पास खाने के लिए भी सामान नहीं था, कहाँ से वो खाएं नहीं खाएं, तो इसीलिए उन चारागाह की खोज में, ये अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्यों आए थे, तो वो आए थे चारागाह की खोज में। खोज करते करते भारत आ पहुंचे थे। ठीक है, उसका देखिए मूलतः मध्य एशिया के वो रहने वाले थे। मध्य एशिया आप लोग देख लीजिएगा, हम जो होमवर्क दिए हुए हैं, मध्य एशिया कहाँ में कौन कौन सा देश आता है और ये कहाँ लोकेट करता है, सब होमवर्क रहेगा आपका ये वाला। ठीक है, तो मध्य एशिया के निवासी थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य एशिया में भी स्पेसिफिकली ईरान से ज्यादा बिलोंग करते थे। इधर में यूनान उनान जो हो गया वो सब तो था ही, स्पेसिफिकली ईरान से ज्यादा बिलोंग करते थे। यूची नामक कबीला, अच्छा यूची के बारे में बता दें
कि मध्य एशिया वाला जितना भी एरिया है, ठीक है, मध्य एशिया वाला जितना भी एरिया, वहां पे अलग अलग रूलर के द्वारा अलग अलग शासन किया गया। उस वो एक अलग हिस्ट्री है। जैसा कि हिंद यूनानी के बारे में थोड़ा मोड़ा बता दें, मतलब कि बताए आपको कि एंटीओकस, डेरियोट्यूस, मिलांडर, ये सब जो है ताकतवर बंदा था, ठीक है, ताकतवर बंदा था। तो वहां पे तरह तरह का कबीला, तो जनजाति, ये सब विकसित हो रहा था। तो यूची उसी में से एक था। यूची, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे यू होगा उसके बाद ची हो जाता है, ठीक है, यूची। तो यूची एक कबीला का नाम था। तो ये वहां पे आतंक फैला के रखा था कि अरे हमरे बोल वाला होगा, बाकी कोई यहाँ कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यूची लोग क्या किया, शक तो एक तो आया बाहर से, ठीक है। तो वहां पे आने के बाद यूची बोला क्या कि ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ पे तुमको नहीं रहने देंगे हम, तुम जो है कहीं और देख लो। तो यूची कबीला जो है वो लोग शक को खदेड़ दिया, मतलब कि भगा दिया वहां से। तो जब वहां से खदेड़ दिया, मध्य एशिया से जब खदेड़ दिया, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसके पास देखिए, यहाँ पे देखिए, इसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? ये ऊपर नहीं जा सकता, ये पीछे भी नहीं जा सकता। पीछे जाके करेगा क्या? उसके पास खाना वाना का तो कोई साधन नहीं है, तो पीछे जाके क्या करेगा? तो ये लोग सोचा गया कि चलो इधर उधर तो नहीं जा सकते हैं, एक बगल में हम लोग का भारत है, हिंदुस्तान है। चूंकि ये भारत का एरिया बहुत बड़ा था, तभी ईरान तक लगभग अशोक के टाइम में हम बता चुके हैं कि बहुत दूर तक इसका शासन था। तो ये लोग सोचा क्या कि इधर उधर काहे ला जाएंगे, चलो एक बार भारत में ट्राई करते हैं। तो यूची जब भगा दिया वहां से, तो उसके बाद वो लोग हिंदुस्तान आने का फैसला करते हैं और हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट तक कोई समझ दिक्कत नहीं है ना? यूची नामक कबीला खदेड़ देता है उसको। उसके बाद भागते हुए बैक्ट्रिया और पार्थिया के रास्ते जो है वो भारत आ जाते हैं। बैक्ट्रिया और पार्थिया, ठीक है। चलिए, ये वाला भी आपका क्वेश्चन रहा कि यहाँ पे बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया और पार्थिया के रास्ते जो है वो भारत आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, होमवर्क में ये रहा कि बैक्ट्रिया और पार्थिया के बारे में आपको देखना है कि बैक्ट्रिया और पार्थिया एग्जैक्ट में है कहाँ और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया और पार्थिया, जो जो बोल रहे हैं आपको ध्यान से सुनते रहना है। हम बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप लोग वीडियो को ना देखें, लेकिन बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो जरूर, एकदम दावा है क्या कि शुरू से लास्ट तक जो भी बने उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा ही होगा। जितना भी लिखा हुआ इतना अगर दिमाग में नहीं भी रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज दिमाग में रह जाएगा जो कि आपको काम देगा, यहाँ नहीं तो आगे जरूर काम देगा, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में हिंद यूनानी में ये वाला टॉपिक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक ऐसा रास्ता जहां से हिंदुस्तान पहुंचना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और पार्थिया के रास्ते शक जो है भारत आ जाते हैं। तो यहाँ वाला ये पोर्शन एकदम क्लियर हो गया होगा माइंड में। थोड़ा बड़ा लाइट आ रहा है, उसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा बड़ा धीरे धीरे करके आप लोग के लिए बहुत सुविधा, धीरे धीरे करके ठीक कर रहे हैं। हाँ, आप लोग देख ही रहे होंगे कि बोर्ड नया लाया है। आप ही लोग के लिए कोई कमेंट करते थे कि काला दिख रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग देखिए, धीरे धीरे करके ही विकास होता है। एक अचानक एक रात में कुछ विकास नहीं हो जाता है। धीरे धीरे मानसिकता में भी धीरे धीरे विकास आना स्टार्ट होता है। तो आप लोग के लिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे थोड़ा एडजस्ट करते रहिए, और वो समय आएगा जब एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, खैर, बैक्टीरिया और अच्छा, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा कि हिंद यवन के बाद आ गया शक। शक जो है मूलतः ईरान के थे, मतलब मध्य एशिया के रहने वाले थे। उनको यूची कबीला लोग भगा दिया था कि तुम जाओ, अब अपना देख लो। चारागाह की खोज में सबसे पहले वो आए थे यहाँ पे, ठीक है। और बैक्टीरिया और पार्थिया के रास्ते वो शक भारत आए थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब शक भारत आ गया, ठीक है, शक क्या हुआ, अब भारत आ गया। तो भारत शक आया, तो उसके बाद उसका 5 गो ग्रुप बढ़ गया, 5 गो ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए इधर से आया तो कोई को थक गया, ठीक है। ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, एकदम सोच नहीं लेना है कि हाँ थक ही गया होगा। तो इधर से आया, उन लोग में आपसी मतभेद हो गया। उसके बाद वो क्या किया उन लोग कि कुछ रुक गया अफगानिस्तान में, कुछ चला आया मथुरा, कुछ चला आया महाराष्ट्र, कुछ चला आया पश्चिमी, ठीक है। तो इसी तरह करते करते 5 गो कबीला में वो लोग बट गया। सबसे पहले देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये इसको फिर से मिटाते हैं थोड़ा सा। अफगानिस्तान वाला एरिया को हम लोग समझ लेते हैं, ये वाला एक मन में, मतलब कि मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा मोड़ा कि चलिए यही है अफगानिस्तान। तो सबसे पहला नंबर में आ गया आपका जाके अफगानिस्तान के साइड में। उसका देखिए पंजाब। पंजाब अभी का पंजाब, तभी का पंजाब, ये वाला पूरा का पूरा पंजाब तभी का, ठीक है। तो ये वाला एरिया एक दूसरा नंबर, ठीक है। अब पंजाब, इसका राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। ये जो है इसका राजधानी थी, सको का राजधानी, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया पंजाब। तीसरा नंबर मथुरा का बात करें तो मथुरा यहाँ पे आएगा, ये हो गया तीसरा नंबर मथुरा। उसका चौथा पश्चिमी भारत, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा नंबर। उसका महाराष्ट्र, थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो महाराष्ट्र। तो इतना सारा ग्रुप में वो लोग बट चुका था। शक जो है बहुत सारा ग्रुप में, 5 ग्रुप में टोटल बटा हुआ था शक। तो जाहिर सी बात है, सबका अलग अलग राजा होगा, सबका अलग अलग जाति होगा, सबका अलग अलग वंश होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि ये लोग
एक और बात बता दें कि ये लोग का जाति वंश ये सब निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग किताब, अलग अलग स्रोत, इन सबको कभी क्षत्रिय बताता है, कभी शूद्र बताता है, तो कभी कुछ, ऐसा इन लोग का सीन है। क्योंकि ये बाहर से आए थे तो ज्यादा पता नहीं है कि ये लोग का क्या स्रोत है, मतलब कि ये लोग असल में क्या है नहीं है। तो हम लोग एक विदेशी आक्रमणकारी की तरह ही हम लोग देखेंगे, ज्यादा उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे कि ये लोग कौन जाति का था, क्या वंश था, ये वो सब फलना चिल्ला, ठीक है। एक मान लीजिए कि कबीला कबीला की तरह ही लोग था। तो कबीला क्या होता है कि एक ही जगह कबीला नहीं होता, तो कभी कोई कबीला वहां ठहर गया, कोई कबीला यहाँ ठहर गया, जिसको मतलब कि जहां पे संतुष्टि मिला, जिसको जहां पे साधन मिला वो वहां पे रुक जाता है। उसके बाद जिसको साधन नहीं मिला, जिसको चारागाह नहीं मिला, जिसको खाना नहीं मिला, तो वो वहां से थोड़ा आगे प्रस्थान हो जाता है कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, सबसे पहला अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद तीसरा मथुरा, चौथा सौराष्ट्र और पांचवा हो गया आपका जाके पश्चिम में, मतलब महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। तो ये पांच गो हो गया आपका ग्रुप, पांचों शक ही है, पांचों शक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, जो कि तक्षशिला उसकी राजधानी थी, इसका पहला क्षत्रप था भौय, भौय भौय था पहला क्षत्रप, ठीक है। तीसरा है मथुरा, उसके चौथा है पश्चिमी भारत सौराष्ट्र, अब पांचवा है महाराष्ट्र के शक। तो पांचों कबीला के बारे में आप लोग को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये वाला पोर्शन आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, अरे सॉरी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो आप डिसलाइक मार सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि यूट्यूब को कम से कम पता चलते रहेगा कि नहीं, ये जो बंदा बना रहा है ये सही बना रहा है, ये अच्छा बना रहा है, सबको पसंद आ रहा है। तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा, हमको कम से कम पता चल जाए कि हम कैसा बना रहे हैं। हमको खुद पता नहीं है कैसा बना रहे हैं, हमको तो ये हम ये उम्मीद से बना रहे हैं कि सबको समझ में, सबको को आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान वे में समझाने का ट्राई करते हैं, मैप के थ्रू बताने का ट्राई करते हैं, लेकिन उस तरह का जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमको समझ नहीं आता है क्या कि क्या सुधार किया जाए आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या। अच्छा रिकैप कर लेंगे, जब यहाँ तक हम लोग खत्म कर लेंगे तब रिकैप कर लेंगे। आज हम शक और पल्लव को दोनों को खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कुषाण पे थोड़ा टाइम लगेगा। कुषाण थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुजुल कटपिसस हो गया, फिर कनिष्क खुद हो गए, तो उन सब में टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसीलिए कुषाण को एक अलग पोर्शन में हम लोग करेंगे। आज हम लोग शक पल्लव करेंगे, जैसे कि मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि विदेशी आक्रमण हुआ तो क्या क्या बदलाव आ गया, ठीक है। देखिए शक राजवंश, ये तो इसका बैकग्राउंड के बारे में हो गया कि शक कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। उसका ये देखिए जानकारी कहाँ से मिलता है, जानकारी नक्शे रुस्तम से मिलता है। जानकारी कहाँ से मिलता है, नक्शे रुस्तम, इसके अलावा मनुस्मृति हो गया, इसके अलावा महाभाष्य हो गया, सबसे कुछ ना कुछ स्रोत स्रोत के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, महाभाष्य हो गया, ये नक्शे रुस्तम हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है नक्शे रुस्तम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है नक्शे रुस्तम बताते हैं, क्योंकि ये नक्शे रुस्तम ईरान का है, ठीक है। ईरान का भी लेख है नक्शे रुस्तम, ईरान का भी, कहाँ पे, परिसोपोनस, ईरान का परिसोपोनस का ये है स्रोत है। जो कि हम बता रहे हैं क्या कि ये शक जो है वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया का मतलब स्पेसिफिकली ईरान से आए थे, तो इसीलिए ईरान का जो स्रोत है उसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया गया, बाकी का प्रेफरेंस थोड़ा सा कम दिया गया, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए नक्शे रुस्तम जो है वो ईरान का एक अभिलेख स्रोत रहा है, जिससे कि जानकारी मिलता, शक जो है भारत में आए थे, आक्रमण किए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, ये पेरिसोपोनस जो है ये कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सब ऐसे ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा नॉलेज हम दे रहे हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। इसमें डेरियस प्रथम तथा जार्किस की जानकारी है। ये डेरियस प्रथम कौन है और ये जार्किस कौन है, जब ये हिंद यूनान, हम तो स्किप कर दिए क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आपको बताएं कि आगे का क्रम में चलते चलते, कुषाण टाइम पीरियड चलते चलते, हम हिंद यमन को इसी तरह करके धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे, ठीक है। इसमें डेरियस प्रथम अथवा जार्कस की जानकारी मिलती है। क्यों मिलेगा डेरियस और जार्कस की जानकारी, ये भी आपका माइंड में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हिंद यूनानी ये भी तो बात कर रहा है, मध्य एशिया का ये भी तो बात कर रहा है, तो इसमें जानकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हिंद यवन का, ऑब्वियस सी बात है मिलेगा मिलेगा। तो इसीलिए नक्शे रुस्तम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंद यूनानी शक पल्लव के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत के शक अपने को क्षत्रप कहते थे, पश्चिमोत्तर भारत के शक मतलब पश्चिमोत्तर भारत क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का पश्चिम, ये हो गया उत्तर। तो ये वाला एरिया में, मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ के जो शख्स है अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप का क्या मतलब होता है, क्षत्रप का मतलब होता है ईरान का गवर्नर। क्षत्रप का क्या मतलब होता है, ईरान का प्रांतीय गवर्नर होता है क्षत्रप का मतलब। ये लोग सोचता था कि हम जो है ईरान के प्रांतीय गवर्नर है, हम वहां का ताकतवर बंदा है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग अपने आप को क्षत्रप कहते थे, कि किसी किसी ने महाक्षत्रप की भी उपाधि धारण की थी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ये देखिए सोडस, सोडस महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया था, मथुरा के थे, ठीक है।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के प्रांतीय गवर्नर अपने आप को कहते थे, मतलब कि छत्रप कहते थे। शक जो है अपने आप को क्या कहते थे, छत्रप कहते थे। वो भी पश्चिमी उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए, मथुरा के शक जिसका प्रमाण सिक्का पे मिलता है, सिक्का या अभिलेख पे मिलता है, मथुरा के शक। जैसा कि हम बताए, यहाँ पे बताए कि पांच गो, पांच भाग में बट गया था, जिसमें कि एक भाग मथुरा था। तो मथुरा का जो सबसे फेमस, सबसे ताकतवर रूलर एक कह सकते हैं। सिक्का पे कौन अपना नाम गुदवाएगा? जो ताकतवर होगा, जो लड़ाई वड़ाई करके जीता होगा, वही ना गुदवाएगा। तो सबसे प्रतापी, मतलब जिसका प्रमाण सिक्के या अभिलेख पे मिलता है, वो है राजुल। राजुल, अरे राजुल का बेटा है आपका जाके, बेटा मतलब कि पुत्र कर सकते हैं ना, पुत्र है सोडस। तो राजुल और सोडस ये दोनों ताकतवर क्षत्रप रहे हैं यहाँ के, मथुरा के, ठीक है। तो राजुल जो है वो क्षत्रप की उपाधि धारण किए हुए थे। क्षत्रप की अभी बताए, क्षत्रप मतलब होता है ईरान का प्रांतीय गवर्नर। और सोडस जो है, सोजम अपने आप को महाक्षत्रप कहते थे, कि हम जो है महाक्षत्रप है, क्षत्रपों का क्षत्रप, ठीक है, मतलब कि हम ज्यादा ताकतवर है। तो ये राजुल और सोडस, इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। मथुरा के दो शासक इंपॉर्टेंट, एक राजुल और एक सोडस, ठीक है। एक वो क्षत्रप की उपाधि और एक महाक्षत्रप की उपाधि। तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग का हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे, हम लोग देखते हैं पश्चिमी क्षत्रप के बारे में, और क्या क्या सीन चल रहा है पश्चिम की दिशा में, और क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पश्चिम क्षेत्र में भी क्या, नासिक के बारे में, मतलब कि सौराष्ट्र वाला एरिया को अब हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए, छारांत वंशी शकों का शासन रहा है यहाँ पे। छारांत वंशी शकों का शासक, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए आपको, जब ये बता रहे थे तब हम बताए कि पांच ग्रुप में बटा है, तो पांचों ग्रुप का अलग अलग हेड होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही हेड में पांचों बट गया होगा, तो ऐसा नहीं है। सबका जगह का अलग अलग हेड होगा, सबका वंश अलग अलग होगा, सबका जो है अलग अलग होगा। तो ये है छारात वंशी शकों का शासन था वहां पे। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र नासिक का बात हो रहा है। उसका प्रथम शक जो है, वो शासक जो है, घूमा था प्रथम शासक। प्रथम शासक पश्चिमी क्षेत्र का सबसे प्रथम शासक था घुमत। और उसका सबसे महान शासक, ठीक है, सबसे महान शासक कौन है? नापाम। नापाम को हरा दिया था सतकर्णी, ठीक है। नापाम, नापाम के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा सुने होंगे, नाम सुने होंगे सिर्फ, नापाम। तो नापाम जो है पश्चिमी क्षेत्र नासिक के आसपास के क्षेत्र का प्रथम, मतलब कि प्रतापी शासक नापाम। प्रथम शासक तो घुमत, ठीक है, और प्रतापी शासक नापाम, जिसको कि सतकर्णी द्वारा हरा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र के बारे में इतना जानकारी। अब हम लोग आते हैं उज्जैन के शक। उज्जैन के शक में क्या हुआ था? उज्जैन के शक में कार्दमम वंश का शासन था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि क्षारात वंश का शासन चल रहा था, यहाँ पे कार्दमम वंश का शासन चल रहा था उज्जैन के शक में। तो कार्दमम वंश का शासन प्रथम कौन था इसमें? प्रथम था चष्टान। इसको चष्टान बोला जाता है, या चष्टान, चष्टन भी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग स्रोत से अलग अलग हम बताएं, एंशियंट में ज्यादा दिमाग उमाग लगाना नहीं है, जो लिखा हुआ है कि हाँ उसको मान लेना है, ठीक है। प्रथम शासक हो गया चष्टान। और सबसे प्रतापी, योग्य तो कौन मिलेगा आपको? मिलेगा रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि रुद्रदामन प्रथम बहुत ही ताकतवर शासक रहे हैं, और वो शक थे, ठीक है। तो योग्य रुद्रदामन प्रथम, योग्य प्रतापी, ये रुद्रदामन प्रथम। तो यहाँ हम लोग दो गो शासक को देखे। यहाँ पे कौन था? घुमत था प्रथम, और नापाम था ताकतवर, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। और उज्जैन का अगर बात करेंगे तो उज्जैन में चष्टन था प्रथम, और प्रतापी है आपका जाके रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम जो है, सातवाहन के शासक सतकर्णी को 2 बार हरा दिया। सातवाहन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग कुषाण के बाद सातवाहन ही पढ़ने वाले हैं। तो सातवाहन शासक जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसको 2 बार हरा दिया रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। रुद्र, इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख रहा है। जूनागढ़ इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में जूनागढ़ का एक अलग ही महत्व है। चलिए, जूनागढ़ के बारे में हम आपको थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, और आपको नहीं भी पूछे तो नॉलेज वॉलेज थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जूनागढ़, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये जो है पहला संस्कृत, यह यह संस्कृत का पहला अभिलेख था। यह संस्कृत का पहला अभिलेख था। इससे पहले जितना भी तरह का अभिलेख हुआ, अशोक के द्वारा हुआ या फिर किसी के द्वारा हुआ, तो वो संस्कृत में नहीं था। ये पहला अभिलेख जूनागढ़ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इससे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख नहीं लिखा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि संस्कृत भाषा में उल्लेखित पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो है जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। उसका संस्कृत भाषा में ये क्यों लिखा गया था? संस्कृत भाषा में इसलिए लिखा गया था क्योंकि रुद्रदामन का ये पसंदीदा था। मतलब कि रुद्रदामन
रुद्रदामन प्रथम को संस्कृत में रुचि थी, संस्कृत में रुचि। और जिसको जिसमें रुचि होगा वो उसी में आगे बढ़ने का ट्राई करेगा। हमको जैसे कि हिस्ट्री में रुचि है तो हम हिस्ट्री आपको लोग को बताते तो खैर सब कुछ है, लेकिन हिस्ट्री ज्यादा मजा आता है, हिस्ट्री बताने में हमको ज्यादा मजा आता है कि हम मानते हैं कि हिस्ट्री जितना हम पढ़ते हैं उतना हम आपको भी बता सकते हैं, उतना आपको हम पूरा का पूरा समझा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज में रुचि है। जो चीज हम दूसरा को अच्छे से समझा सकते हैं इसका मतलब वो चीज में हमको रुचि है। ठीक है, तो रुद्रदामन प्रथम का संस्कृत में रुचि था, इसीलिए जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो पहला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा मोड़ा उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का मरम्मत का भी इसमें जिक्र होता है। सुदर्शन, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का मरम्मत। ठीक है, सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही, रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही सुदर्शन झील का मरम्मत किया जाता है। यह सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको नोट डाउन कर दिए। ठीक है, सुदर्शन झील आपको बहुत पहले से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से सुदर्शन झील आपको देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा मतलब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, देखना मतलब कि सीधा दिख नहीं जाएगा। तो सुदर्शन झील का इतिहास जो है बहुत पुराना से रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से स्टार्ट कीजिएगा, करते करते बीच में फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब बीच बीच में मरम्मत करते आए, इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, मरम्मत किसने किया था, तो हर समय अलग अलग जो है आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सुदर्शन झील का मरम्मत किया हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए रुद्रदामन प्रथम का नाम ही ना रहे, वहां पे फिरोज शाह तुगलक का नाम रहे, तो तभी फिरोज शाह तुगलक आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है सुदर्शन झील का निर्माण मतलब कि मरम्मत किए हुए थे। फिरोज शाह तुगलक जो कि नहरों वहरों का जाल वाल बनाया हुआ था, वो मेडावल का काम है वो सब। तो सुदर्शन झील का मरम्मत जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। और भी इसमें क्या प्राप्त होता है, जूनागढ़ अभिलेख में इतने कुछ है जानने वाला बात, कुछ कुछ है। और रुद्रदामन तृतीय, ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट हो गया। आगे चल के थोड़ा और आगे चल के रुद्रदामन तृतीय जो है, रुद्रदामन, रुद्रदामन तृतीय और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों के बीच वार होता है। ठीक है, रुद्रदामन तृतीय और चंद्रगुप्त द्वितीय, एक तरफ शक और एक तरफ गुप्त। ठीक है, शकों और गुप्तों में युद्ध होता है। इससे क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रुद्रदामन को हरा देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, ये वैसे भी इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे जब गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। अभी गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त है, इसलिए पहले थोड़ा बता देते हैं। रुद्रदामन तृतीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है, ये शक है और ये गुप्त है। तो ये दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो रुद्रदामन तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हरा दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि ये विजय हो जाता है और ये हार जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, गुप्त वंश में पूरा का पूरा शक को मिला लिया जाता है। जब गुप्त बताएंगे तब बताएंगे कि गुप्त का कितना बड़ा साम्राज्य था। ठीक है ना, तो जब इसको हरा दिया जाता है तो उसके बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सकारी, मतलब कि शकों को हराने के उपलक्ष्य में उसने सकारी नाम धारण करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का तो खैर बहुत सारा उपाधि है, जिसमें कि एक उपाधि सकारी है। और सकारी क्यों है, क्योंकि वो रुद्रदामन तृतीय को हराते हैं, एक शक को हराते हैं, इसीलिए उसका नाम हो जाता है सकारी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को आ रहा है तो आप हमको निफिकिर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, आप टेलीग्राम में हमको बता सकते हैं। और कुछ अदर कुछ आपको नॉलेज चाहिए, अदर कुछ चाहिए तो आप किताब पढ़िए। किताब में किताब कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन इंपॉर्टेंट किताब है, वो सब के बारे में हम आपको डिटेल से बता दिए। आप शायद पार्ट थ्री वाला बैच जब हम स्टार्ट कर रहे थे, पार्ट थ्री का जिस दिन बैच स्टार्ट किया था उसी में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किताब बताए हुए थे। ठीक है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पल्लव के ऊपर। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा टाइम और बचा हुआ है हम लोग के पास, 8-10 मिनट के आसपास। तो अब हम लोग पल्लव को पार्थियन के पल्लव पार्थियन उसी का नाम है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। जहां कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा हमको, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, सभी को टेलीग्राम में लेकिन जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में अब से जो है हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और एक क्या करेंगे ना, मिटाते मिटाते बात करते हैं। ठीक है, टाइम बचेगा। क्या करेंगे कि आप लोग अगर सब रेडी है क्वेश्चन में,
तो मेंस का क्वेश्चन हम लोग डेली डेली एक एक लिखेंगे, ठीक है। वो जरूरी है लिखना। हम उम्मीद यहाँ पे जितना भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अधिकतर से ज्यादा बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर पार्ट 3 का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, यही ना। तो मेंस का क्वेश्चन लिखना जरूरी है कि आप लोग जो सोचते हैं उसको कॉपी में किस तरह उतारा जाए, ये चीज होना जरूरी है। इसीलिए हम टेलीग्राम पे एक एक क्वेश्चन करते देते हुए जाएंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन देंगे आपको, और आपको उसको, अगर आप लोग का मन है, आप ही लोग का भलाई के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग को मेंस का क्वेश्चन दे देंगे। मेंस का क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। लिख के टेलीग्राम में दे देना है। जो भी एक दूसरे का क्रॉस चेक कर लिया जाएगा कि हाँ ये कैसा नहीं है क्या, तो टेलीग्राम में हम आपको देंगे, ठीक है। तो उस बस इसीलिए बोल रहे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा टाइम जो है ना डिस्टर्ब करता है। अच्छा चलिए पहलव के बारे में वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं उसके, सॉरी। तो वीडियो को पॉज करते हैं, पहलव के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने में फिर टाइम वाइम चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उतना देर अब पिछला वाला वीडियो, मतलब कि पिछला वाला बोर्ड तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए पार्थियन आ गया, पहलव पार्थियन, ठीक है। तो पार्थियन एक जगह का नाम है जहां से ये लोग आए थे तो इसीलिए इसको पार्थियन भी कहा जाता है, पल्लव भी कहा जाता है, ठीक है। तो शक लोग जब यहाँ पे आना स्टार्ट किए हुए थे, शक जब आ रहे थे, तो उसी समय पे ये लोग भी आना स्टार्ट कर दिए थे। ये दोनों का इतिहास इतना घुल मिल गया है, इतना घुलनशील हो गया कि ये दोनों अलग करना मुश्किल है, ठीक है। कि कैसे क्या शक, कैसे शक जी रहे थे, कैसे पार्थियन जी रहे थे, मतलब पल्लव कैसे हो रहा था। तो ये थोड़ा डिस्क्राइब करना मुश्किल है ना हमसे, ना इतिहास की किताब में भी उतना अच्छा से नहीं बताया गया है कि ये लोग का इतिहास कैसा रहा नहीं रहा। तो वो उतना डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि ये दोनों को अलग करना थोड़ा मुश्किल है। अलग करना मुश्किल का मतलब ये है कि शक को और पार्थियन को अलग नहीं किया जा सकता। तो वही यहाँ पे लिखे हुए थे, शक और पहलव पूरा का पूरा वो लोग का इतिहास मिला हुआ है, दोनों को अलग करना निश्चित नहीं है, मतलब कि संभव नहीं है। ऐसा आप कह सकते हैं कि संभव नहीं है, दोनों एक साथ ही समांतर चल रहे थे, तो इसीलिए ऐसा कहा गया, ठीक है। ये इतना ही सिर्फ लिखे हुए हैं, ये इतना ही सिर्फ नहीं है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खारवेल के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि ये पूरा का पूरा पल्लव या पार्थियन पूरा का पूरा बता सके, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब खारवेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम शासक शासक जो है, पल्लव का प्रथम शासक है माउस, या इन्हीं को मोय कहा जाता है, इसको ही प्रथम शासक है माउस या मोय, और वास्तविक शासक इसका मिथ्रेडस, ठीक है। यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हम जैसा कि बता रहे हैं कि इतना सम्मिश्रण में ये दोनों इतना साथ साथ चला है कि दोनों के तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट सब है वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रथम शासक हो गया माउस या मोय, और वास्तविक शासक हो गया मिथ्रेडस, ठीक है ना। इसका सबसे प्रतापी और सबसे फेमस, फेमस तो खैर खारवेल आया हुआ है, लेकिन गांधो फार्निस सबसे प्रतापी, गांधो फार्निस को कहा जाता है। गांधो फार्निस भी एक रूलर रहे हैं, पल्लव के एक रूलर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक गांधो फर्निस। उसका इन्हीं के काल में, गांधो फर्निस के काल में जो ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस जो है वो भारत आए थे। सेंट थॉमस के बारे में आप लोग हो सकता है कि सुने होंगे, और नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं, अभी सुन लिया है कि ये एक ईसाई प्रचारक थे। ईसाई प्रचारक, उस टाइम पे ईसाई का प्रचार हो रहा था, तो तभी जो है सेंट थॉमस नाम के जो ईसाई प्रचारक थे गांधो फर्निस के टाइम में भारत आए थे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ये हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि हम देखे हैं कि सेंट थॉमस जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे। जैसा कि हुएनसांग, फायान, ये सब के बारे में पूछा जाता है, उसी प्रकार एक सेंट थॉमस है। तो ये आए थे, याद रखना, गांधो फर्निस। गांधो फर्निस किस शासक के थे, मतलब किस अथी के थे, तो ये थे पल्लव के, गांधो फर्निस पल्लव के थे, ठीक है। तो यूची द्वारा इनको भी रौंद डाला गया, मतलब कि पल्लव को यूची द्वारा रौंद डाला गया, ठीक है। और एक बात पिछला वीडियो में भूल गए कि संभवतः जो है ना, संभवतः छठ पूजा, संभवतः छठ पूजा की शुरुआत शुरुआत शकों द्वारा की गई, शकों द्वारा की गई। ये हम पढ़े थे तो याद आ गया तो हम बता दिए। संभवतः छठ पूजा की शुरुआत कहा जाता है कि शकों द्वारा ही किया गया था, सबसे पहला शक, जो कि अभी जस्ट हम बताए शक। चलिए एक बार मोटा मोटी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, बाकी आज का वीडियो तो पूरा कर चुके हैं, और आगे खारवेल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या था नहीं था, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार हम लोग
रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े। सबसे पहले हिंदी यूनानी के पढ़े। हिंदी यूनानी में तो हम आपको ज्यादा बताए ही नहीं, हम बताए कि आगे बताने के क्रम में कुछ जो मेन में रूलर है उस सब के बारे में हम आगे बताते हुए चलेंगे। तो हिंदी यूनानी को हम लोग कर दिया था स्किप। ये बात हो रहा है मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण का, थोड़ा स्पीड बोलते हैं हम। सबसे पहला आया शक। शक ईरान के थे, चारागाह के खोज में यहाँ पे आए हुए थे। ईरान मतलब कि मदेशिया, ठीक है। वहाँ यूची कबीला लोग उसको भगा दिया था। आने के साथ ये 5 भागों में बढ़ गए थे। सबसे पहला था अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, फिर ये पश्चिम के शक हो गए, उसका सौराष्ट्र वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये 5 कबीलाओं में बढ़ गए थे और उसके बाद उन लोगों का इतिहास वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका सबका देखे अलग अलग देखे कि पश्चिम में नासिक के साइड क्या हो रहा था और फिर पश्चिम के साइड में क्या हो रहा था, उज्जैन वाला क्या हो रहा था। तो वो सब हम लोग देखे, शक में सब कुछ देख लिया। उसके बाद हम लोग आए पल्लव पे। पल्लव के बारे में देखे कि शक और पल्लव इतना दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है कि दोनों का इतिहास को छांटना मुश्किल है कि कौन सा शक है कौन सा पल्लव है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मोटा मोटी मतलब यही है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो वास्तविक शासक इसका मिथ्रेडस है और जो प्रथम शासक है वो उसका मोय था। और सबसे फेमस रूलर जो हुआ है, फेमस नहीं, प्रतापी, प्रतापी गांधो फर्निस। फेमस तो खारवेल हुआ है, लेकिन जो प्रतापी है वो है गांधो फर्निस, ठीक है। तो सेंट थॉमस जो ईसाई विचारक, ईसाई प्रचारक जो है वो इसके शासनकाल में भारत आए थे। ये वाला बात जो है संभवतः छठ पूजा की शुरुआत जो है शकों द्वारा किया गया था। जहां जहां संभवतः लगता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 100% श्योर नहीं है। 100% श्योर ये नहीं है, जहां जहां संभवतः पहले भी हम बता चुके हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब हुआ होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। हम सोच रहे हैं ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र आप टेलीग्राम में बोल सकते हैं और डिसलाइक भी बेफिक्र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि अगर पसंद आया होगा कि हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम आपको बताएं कि बहुत सारा हम जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं पार्ट 3 का, जो कि कल आने वाला वीडियो पार्ट 3 का। पार्ट 3 का तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, इसीलिए हम खुद भूल चुके हैं कि क्या लास्ट बताए हुए थे। शायद बंगाल वंगाल बता रहे थे, ठीक है, वो हम देख लेंगे पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 3 का सिलेबस विलेबस सब बता दिए। अब पार्ट 3 का हम लोग कल वीडियो लेके आएंगे। अब बीपीएससी टारगेट 2024 हम लोग का चल रहा है। हम आपके साथ साथ हम भी थोड़ा तैयारी कर रहे हैं इस चीज का। तो देखते हैं क्या कि कहाँ तक हमारा आप मिलकर सफलतापूर्वक कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस बने रहिएगा। हम आप लोग को देख के मोटिवेट होंगे, आप लोग का कमेंट देख के हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा लग रहा है, ये वो फलना चिल्ला, ठीक है। तो आप लोग बीच बीच में कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम भी वही चीज का तैयारी कर रहे हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या कि हम जो भी जितना हम कवर करते हैं उतना हम आपको कवर करवा देते हैं कि चलो हम दोनों मिलके साथ साथ तैयारी करेंगे। तो टारगेट हम लोग का ये वाला है, ये वाला को धीरे धीरे करके हम लोग अचीव करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अचीव करना है एक दिन। उसका देखिए बीए पार्ट 1 का भी एक बैच चल रहा है। मतलब यही जो है यही बीए पार्ट 1 का, इसमें बीए पार्ट 1 का हिस्सा है ये वाला। अगर बीए पार्ट 1 का सिलेबस आप लोग देखे होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स का बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ सिलेबस का हिस्सा है। और बात करें पार्ट 3 पार्ट 1, अब पार्ट 2 का तो पहले ही वीडियो आ गया। एक कुशवाहा जी जो कमेंट आप कर रहे थे कि पार्ट 2 का सर वीडियो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको वहां पे वीडियो हम दे दिए हैं, वहां पे देख लीजिए। या फिर आप चैनल में ही आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में पेपर 4, पेपर 3 ये सब का अलग अलग बनाए हुए हैं। तो खोजने में कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं लगता कि होना चाहिए, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम में हमसे थोड़ा बातचीत हो जाएगा। तो टेलीग्राम में हम आपको बता देंगे कैसे खोजा जाता है, कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बताने जाएंगे कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जाएंगे कि ऐसे ऐसे खोजो, ऐसे ऐसे खोजो, तो थोड़ा लेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वो चीज को ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। सभी स्टूडेंट जो भी मेरा वीडियो देखते हैं सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं, बहुत बार बोल दिया ये बात को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आ ही तो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को बंद करते हैं, टाइम भी हो चुका है बहुत ज्यादा। आज वीडियो को बंद करते हैं, आप मिलते हैं कल। कल हम लोग बीए पार्ट 3 का क्लास लेके आएंगे। और आप लोग को बोले थे कमेंट करने के लिए कि दिन भर में कौन सा टाइम में आप लोग को ये वाला वीडियो चाहिए, तो हम लोग वो टाइम में करेंगे। और यदि लाइव अगर चाहिए, नहीं लाइव थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास इंटरनेट का सुविधा नहीं है, चलिए लाइव नहीं हो पाएगा। लेकिन आप दिन भर में कोई भी टाइम बता दीजिए कि कौन सा टाइम में आपको उपयुक्त रहेगा, हम वही टाइम में आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हम कमेंट का वेट करेंगे आपका। कमेंट आपको ये चीज करना है, कमेंट करना है कि कितना बजे आप लोग को चाहिए, सुबह शाम दोपहर फलना चिलना जो भी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
अब मिलता है कल को, ठीक है? अब मिलता है कल। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई का ध्यान दीजिएगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।